નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। सरस्वती चंद्र उपन्यास गुजराती भाषा की उत्तम रचना है जो 4 खंडों में विभाजित है। प्रस्तुत उपन्यास अंश मनोहर पुरी की सीमा पर सरस्वती चंद्र के दूसरे खंड से लिया गया है। उपन्यास की कहानी 2 गुजराती ब्राह्मण परिवारों पर आधारित है। लक्ष्मी नंदन का परिवार बम्बई में बसा है। उनका भरा पूरा व्यापार है और वे बहुत अमीर हैं। सरस्वती चंद्र लक्ष्मी नंदन और चंद्र लक्ष्मी के पुत्र हैं। वह अत्यंत विद्वान हैं, जो योग्यता से एक बैरिस्टर हैं और संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के ज्ञाता हैं। वे अपने पिता के व्यवसाय में सफलतापूर्वक योगदान दे रहे हैं। दूसरा परिवार विद्या चतुर का है, जो रत्न नगरी के साम्राज्य के राजा मणिराज की अदालत के विद्वान प्रधानमंत्री हैं। उन्हें और उनकी गुणवंती पत्नी गुण सुंदरी की 2 बेटियां हैं, कुमुद सुंदरी और कुसुम सुंदरी। सरस्वती चंद्र की माँ का देहांत होता है और लक्ष्मी नंदन दोबारा विवाह करते हैं। सौतेली माँ गुमान सरस्वती चंद्र को पसंद नहीं करती। सरस्वती चंद्र और कुमुद का ब्याह होता है। प्रस्तुत पाठ मनोहरपुरी की सीमा पर। मनोहरपुरी प्राचीन काल में एक महान नगरी थी। उस नगरी को म्लेच्छों द्वारा जीत लिया जाने पर उसकी अवनति शुरू हो गई और वह नगर से गांव में परिवर्तित हो गई। फिर विद्या चतुर व्यक्ति द्वारा मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया गया। प्रस्तुत पाठ में मनोहरपुरी की सीमाओं का प्राकृतिक, आलंकारिक एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं सरस्वती चंद्र उपन्यास का अंश मनोहरपुरी की सीमा पर। लेखक परिचय। गोवर्धन राम त्रिपाठी का जन्म गुजरात के नडियाद शहर में हुआ था। वे मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रारंभिक स्नातकों में से एक थे। LLB करने के बाद मुंबई में वकालत आरंभ किया और एक सफल वकील के रूप में ख्याति पाई। साहित्य सर्जन के प्रति उनका गहरा लगाव था। सरस्वती चंद्र उपन्यास गुजराती भाषा की उत्तम रचना है जो 4 खंडों में विभाजित है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित है। इसके अलावा स्नेह मुद्रा, लीलावती जीवन कला, दयाराम का अक्षरदेह, नवल राम की जीवन कथा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी निजी डायरिया मरणों उपरांत स्क्रैप बुक्स नाम से प्रकाशित हुई है। मनोहरपुरी प्राचीन काल की ऐतिहासिक नगरी थी। यह सुवर्णपुर से 10 कोस दूर थी। यह प्रतापी राजाओं की राजधानी थी। इसे म्लेच्छों का अर्थ है वह जो संस्कृत न बोलने वाले हो, यानी विदेशी। इसे म्लेच्छों ने जीत लिया तो इसकी अवनति शुरू हो गई। अवनति का अर्थ है हीन दशा। इतना ही नहीं, इसे मनोहरियु तथा मनोरियु जैसे क्षुद्र नामों से संबोधित किया जाने लगा। आज यह गांव रत्ननगरी राज्य के प्रदेश में है। विद्या चतुर का जन्म इसी गांव में हुआ था। उनका मौसियान का अर्थ है मौसी का घर तथा गुण सुंदरी का मायका, यानी पत्नी के पिता का घर, पीहर, इसी गांव में ही था। इसलिए उनका इससे भावनात्मक लगाव रहा है। इसलिए विद्या चतुर ने इसका जीर्णोद्धार किया था। मनोहरपुरी का वैभव नष्ट हो गया, पर इसकी प्राकृतिक सुंदरता कायम रही। मनोहरपुरी, सुवर्णपुर, रत्ननगरी
और अंग्रेजी राज्य के अधिकार क्षेत्र का केंद्र रहा। तीनों राज्यों के सीवान मनोहरपुरी के सीवान से मिलते थे। सीवान का अर्थ है सीमा। आगे कोस की दूरी पर समुद्र तट था। उत्तर में सुंदरगिरी पर्वत तथा दोनों ओर बड़े वन थे। भद्रा नदी की सुभद्रा नामक शाखा समुद्र में मिलती थी। संध्या के समय सड़क पर एक बैलगाड़ी चली आ रही थी। यह वही बैलगाड़ी थी जिसमें बैठकर सरस्वती चंद्र निकला था। बैलगाड़ी वाला वही था, पर भीतर सरस्वती चंद्र नहीं। बैलगाड़ी के साथ चल रहा एक दंडी सन्यासी था। बैलगाड़ी वाला स्वस्थ था, पर सन्यासी के मन में जैसे कोई शंका हो, इस तरह उसकी आंखें सावधान रहने का प्रयत्न करती सी लग रही थी। बैलगाड़ी विभिन्न रास्तों से होती हुई तिराहे पर पहुंची तो बैलगाड़ी वाले ने सन्यासी की इच्छा से बैलों को खोल दिया और सन्यासी और बैलगाड़ी वाला दोनों गुपचुप बातें करने लगे। बैलगाड़ी वाले ने सन्यासी से कहा कि अब वह उसे जाने दे, क्योंकि तिराहे पर बहुत भय है। वे तो ठहरे सन्यासी, उन्हें दिन दुनिया से कुछ लेना देना है नहीं, पर वह ठहरा परिवार वाला। उसको कुछ हो गया तो उसका तो घर बार चला जाएगा। सन्यासी बैलगाड़ी वाले का विरोध करता है और कहता है उसे वीरपुर जाना है और उसका बैलगाड़ी में ही जाना आवश्यक है, क्योंकि हर भम की मार से उसके पैर की हड्डी में दर्द हो रहा है। पर बैलगाड़ी वाला जवाब देता है कि वीरपुर में सन्यासी और उसे दोनों को बंदी बना लिया जाएगा। सन्यासी बैलगाड़ी वाले को सूरसंग के बारे में बताता है। सूरसंग कहता है कि वीरपुर में राजा खाचर की उस पर कृपा है, इसलिए वह निश्चित रहे, वह सूरसंग का बाल भी बांका नहीं होने देगा। अंधकार में बिगुल बजता है। उत्तर में सूरसंग सियार की बोली बोलता है। फिर कुछ पद चाय सुनाई देते हैं। सूरसंग चिलम फूंककर उसमें से लपट निकलता है। बागी अंतःकरण की बात कहने लगते हैं। उनके पास अब कोई पराया आदमी नहीं रहा, मात्र सबके सिर पर डालियों की पत्तियों में कोई बैठा हो, ऐसी खड़खड़ाहट हुई। सूरसंग ने चिलम सुलगाकर ऊपर देखा, कान लगाया, किंतु तुरंत ही पुनः बातों में लीन हो गया। चिलम में जब आग जली तब ऊपर की डालों में उस तेज का प्रतिबिंब पड़ता हो, यूं जुगनू के पंखों की तरह प्रकाश स्पष्ट होता था, किंतु उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और चारों ओर के अंधकार की तरह निष्कंटक, परंतु हवा से हिलते ऊपर के पत्तों की आवाज की तरह धीमे स्वर से बागियों की कहानी का रस चुपचाप कर्णोपकर्ण जमने लगा। चारों ओर के अंधकार की तरह निष्कंटक, पर हवा के हिलते ऊपर के पत्तों की आवाज की तरह धीमे स्वर से बागियों की कहानी का रस चुपचाप कर्णोपकर्ण जमने लगता है। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। आभार।